जैसा कि कल लोग ग्लोबलाइजेशन के ढेर सारे एडवांटेजेस बेनिफिशियल स्टेज पर चर्चा की थी। वास्तव में है भी, किंतु ये सत्य है कि जिसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं, खूबियाँ हैं, तो कहीं न कहीं इसका साइड इफेक्ट्स भी पड़ता है। आप लोग मेडिसिन का उपयोग करते हैं और स्वस्थ होने पर तत्काल तो आपको रिलीफ देता है, स्वस्थ कर देता है, किंतु उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये तो बहुत ही आधुनिक समय की आवश्यकता की अनुरूप है और अधिक से अधिक आगे बढ़ने का, विकास करने का हर किसी राष्ट्र को अवसर मिलता है। यह सत्य है, किंतु ऐसा देखा जाता है कि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये सारे के सारे जो सर्वाइविंग कर रही हैं वर्ल्ड मार्केट में, इसका अधिक से अधिक लाभ जो स्किल्ड है, जो ट्रेंड है, जो एजुकेटेड है, जो प्रॉस्पेरस है, संभ्रांत है, धनी है, ऐसे सोसाइटी के लिए ये ज्यादा कारगर होता है, क्योंकि जनसामान्य तक उस डेवलप टेक्नोलॉजी के बारे में, उस गुड्स थिंग्स के बारे में पता भी नहीं चल पाता है, तो भला एडवांटेजेस क्या ले सकता है। तो ऐसा देखा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन का लाभ, ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट सामान्यतया जो संभ्रांत लोग होते हैं, प्रॉस्पेरस सोसाइटी होती है, ऐसे लोगों को नए नए अवसर अधिक से अधिक मिल पाता है। मैंने कल ही कहा था कि अभी भी चर्चा हुई है कि अधिक से अधिक यदि लाभ किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट पर मिलता है, तो कुछ न कुछ उससे साइड इफेक्ट भी पड़ता है, जो इस रूप में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो जनसामान्य है, जो गरीब तबका का लोग है, या बहुत पुअरेस्ट कंट्री है, तो वहां पर इसका एडवांटेजेस बहुत कम मिल पाता है। पुअर कंट्री है, अंडर डेवलपिंग है, या यूं कहें कि अविकसित राष्ट्र है, those countries who are very backward, they have no capacity to struggle in front of the developed countries on the world market. विश्व के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसी अर्थव्यवस्था वाला देश जो पिछड़ा हुआ है, उसका टेक्नोलॉजी बहुत कमजोर है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, तो नेचुरली उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा पड़ेगा। जब नेचुरली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा पड़ेगा तो ऐसे देश की जो सामग्रियां होती हैं, तो वर्ल्ड स्टेज पर वो सरवाइव करने की क्षमता ही नहीं रख पाता। तो ये डिसएडवांटेज में हम मानेंगे।
दूसरी बात की हमने कहा था प्रॉस्पेरस सोसाइटी इकोनॉमी डेवलप्ड कंट्री में इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। गरीबों और सामान्य जनों में इसका अभाव देखने को मिलता है। तो ये डिसएडवांटेजेस में, बट we should also think over it, the struggle for a fair globalization, यानी ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण जो है उसमें जस्टिस होना चाहिए। तो जस्टिस से क्या तात्पर्य है कि ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देशों में इसका यदि एडवांटेजेस मिले तो और भी कल्याणकारी विश्व के लिए होगा। तो इसलिए फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड आल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटरली, यानी कि सभी व्यक्ति का, सभी अर्थव्यवस्था का, सभी देशों का इक्वली उसका एडवांटेज शेयर्ड हो, तो ये बेटर स्थिति, जस्टिस की बात होगी। किंतु ये संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है, ये दुनिया जो है ना, वर्ल्ड इज एट वर्क, दुनिया कार्यरत है और इस प्रकार से आपस में होड़ लगी हुई है, इसमें हर कोई आगे बढ़ने की चाहत रखता है, तमन्ना रखता है, हर कोई राष्ट्र, और उस कंपटीशन के होड़ में जो पिछड़ जाता है उसको देखने वाला नहीं होता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, वर्तमान परिवेश में किस प्रकार का वर्ल्ड मार्केट है, अपनी अर्थव्यवस्था में जो विभिन्न प्रकार का गुड्स का प्रोडक्शन होता है उसको हम किस कॉम्बिनेशन, उत्पादन के, प्रोडक्शन के किस कॉम्बिनेशन को हम सिलेक्ट करें, उसका यूटिलाइजेशन करें, तो हमारे भी देश की कंपनियां उस वर्ल्ड मार्केट पर सर्वाइव करेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, every country should, especially those which are underdeveloped or developing, ऐसी कंट्री को और विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे आप लोगों ने पढ़ा है वर्ल्ड लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके माध्यम से विश्व के कल्याण की बात होती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक है, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इन तमाम माध्यमों से, स्रोतों से, ऑर्गेनाइजेशन से ऐसे राष्ट्र को अधिक सहयोग करने की आवश्यकता है कि ताकि ऐसे कमजोर राष्ट्र भी सरवाइव कर सके। आप सबको ज्ञात होगा या संभव है कि नहीं भी हो, ये जो WTO है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पहले ये दूसरे नाम से जाना जाता था, गेट के नाम से, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से, किंतु बाद के कालखंड में इसका नाम बदल दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रखा गया, विश्व व्यापार संगठन। तो इसमें सर्वाइव अब है, आवश्यकता किस बात की है, तो डेवलप्ड जितने भी कंट्री हैं, डेवलप वहां पर टेक्नोलॉजी है, तो अंडर डेवलप्ड कंट्री जो है,
जो कमजोर राष्ट्र है, क्योंकि उनको भी आगे बढ़ना है, नहीं तो वो पीछे ही छूट जाएगा। तो ऐसे राष्ट्रों का कल्याण कैसे होगा, विकास कैसे होगा, प्रगति का कार्य कैसे होगा। तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी डेवलपिंग कंट्री को एक साथ मिलकर अधिक से अधिक सर्वाइव करने की आवश्यकता है, एक साथ मिलकर। और वो कब होगा, जब डेवलपिंग कंट्री आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से एक दूसरे को कोऑपरेट करे, कंस्ट्रक्टिव वे में सभी आगे बढ़े। डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं, वो भी वर्ल्ड की पॉलिसी गजब की है। जो राष्ट्र आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़ने की कड़ी में वो निरंतर आगे बढ़ रहा है, तो उसको डिस्टर्ब करना भी चाहता है। अभी भारत दुनिया के एक ऐसा राष्ट्र है जो, ये अभी मैं आपातकालीन स्थिति की बात नहीं करूंगा, ये अपवाद है, यानी कोरोना महामारी को लेकर के जो लॉकडाउन हुआ, इसमें पूरी अर्थव्यवस्था बहुत ही प्रभावित हो गई है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। ये तो दुनिया के ऊपर प्रभाव पड़ा है, किंतु यदि इस 5 महीने के कालखंड को हम नजरअंदाज कर देते हैं, तो भारत दुनिया का ऐसा राष्ट्र है जो प्रगति के पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ने की क्षमता रख रहा है, बढ़ भी रहा है। और दुनिया का 4 ऐसा राष्ट्र है जो भारत से आगे है, खास करके साइंस टेक्नोलॉजी में भारत चौथा 5वां स्थान पर है। तो ये भारत की प्रगति का, तीव्र गति से प्रगति का ये सूचक है। तो दूसरी ओर जो राष्ट्र क्लाइमेक्स पर पहुंच गया है, जो राष्ट्र क्लाइमेक्स, यहां क्लाइमेक्स से तात्पर्य है ऑप्टिमम स्टेज पर। ऑप्टिमम स्टेज से तात्पर्य है जो 100% अपने रिसोर्स का आदर्शतम तरीके से उत्पादन का कार्य करके न्यूनतम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के माध्यम से मैक्सिमम बेनिफिट की स्थिति में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल स्टेज में होता है। अब उससे ज्यादा आगे बढ़ने की, उस गति से ज्यादा आगे बढ़ने की क्षमता अब उस राष्ट्र में नहीं है। ऐसे 2-3 राष्ट्र ऐसे हैं जो परफेक्ट क्लाइमेक्स पर पहुंचा हुआ है। तो फिर क्या होगा, जो पीछे से है, जिसकी क्षमता और बढ़ाई जा सकती है, तो उसको और गति प्रदान करने की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे कि ऐसे राष्ट्र जो क्लाइमेक्स पर पहुंच गया तो क्या वो वहीं पर स्थिर हो जाएगा। एक सुंदर सा मैं उदाहरण आप सबके बीच में रखना चाहता हूं। आप लोग जब कभी कभी रेस का कंपटीशन होता है, स्टूडेंट का तो कंपटीशन होता ही है खेल के ग्राउंड में, तो सभी स्टूडेंट्स एक साथ दौड़ते हैं, उसमें ग्रुप वाइज रहता है, क्लास वाइज रहता है, फास्ट दौड़ना शुरू करते हैं और फास्ट गति से दौड़ते तो सभी हैं, किंतु उनकी जो सर्वोत्तम कैपेसिटी है दौड़ने की बच्चों की, वो सर्वोत्तम क्या, यानी कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम सीमा जो स्पीड है उनकी दौड़ने की, उस दौड़ने के स्पीड को जो स्टूडेंट ज्यादा समय तक कंटिन्यू रख सकता है,
30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, वही आगे बाजी मारता है। तो जो क्लाइमेक्स पर पहुंच गया है राष्ट्र, उसके सामने भी चुनौती है। अब यह तो चूंकि उससे आगे फास्ट गति से तो बढ़ नहीं सकता है, तो क्या करना है? तो उस क्लाइमेक्स, उस मैक्सिमम सैचुरेशन, ऑप्टिमम स्टेज को कितना अधिक लंबा समय तक बरकरार रख सके, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ लॉन्ग कंटिन्यू टू दैट optimum stage to all those developed countries, जो बहुत डेवलप्ड कंट्री है, विकास के क्लाइमेक्स पर पहुंच गया है। आवश्यकता इस बात की है कि उस गति को, उस रेस को कितना लंबा समय तक कंटिन्यू रख सके, इसकी आवश्यकता है। और जो राष्ट्र अभी बेस्ट टेक्नोलॉजी का, बेस्ट कॉम्बिनेशन के माध्यम से अभी तक प्रोडक्शन का कार्य नहीं कर पाया है, ऐसे राष्ट्र डेवलपिंग कंट्री है, वैसे राष्ट्र में ऐसे डेवलप टेक्नोलॉजी को, बेस्ट टेक्नोलॉजी को बेस्ट तरीके से, बेस्ट कॉम्बिनेशन के माध्यम से यदि प्रोडक्शन का कार्य किया जाता है, तो निश्चित रूप से वो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता। भारत को ही ले लीजिए, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा। चाइना भी बड़ा है। अब चाइना को चिंता सताए जा रही है, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे राष्ट्र हैं, रसा जैसे राष्ट्र है, बहुत आगे बढ़ा हुआ। अब उसकी गति स्थिर सी पड़ गई है, कंटिन्यू रखने का प्रयास हो रहा है। चाइना तेज से भाग रहा, देख रहा पीछे से इंडिया भी दहाड़ने आ रहा। अब चाइना चाहता है कि किस प्रकार से इंडिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो जाए, वहां की सरकार उलझ जाए, किसी देश के साथ युद्ध हो जाए, तो प्रोडक्टिव वर्क में कमी आ जाएगी। दो प्रकार का कार्य होता है, एक प्रोडक्टिव, एक अनप्रोडक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। तो युद्ध आदि की जो स्थिति होती है वो डिस्ट्रक्टिव वर्क माना जाता है। अब डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में जब कोई भी राष्ट्र ध्यान दे देगा तो उसका डेवलपिंग का कार्य अवरुद्ध हो जाएगा। तो चाइना का ये नीति है। कुछ जो स्टूडेंट आपस में जब प्रतिस्पर्धा करते हैं तो आप लोगों में कि हमसे वो आगे ना निकल जाए, तो क्या करता है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, अमुक लड़का जो बहुत तेज लड़का है, जो हमारे बिल्कुल पैरेलल में है या हमसे आगे भी बढ़ सकता है, हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, वो बीमार पड़ जाए परीक्षा की ही घड़ी में, या यूं कि किसी दिन परीक्षा देने आए और विलंब से आए, उनका कुछ परीक्षा छूट जाए, मजा आ जाएगा, हम आगे पढ़े हुए ही रह जाएंगे। तो इस प्रकार की ईर्ष्या की जो भावना होती है, नकारात्मक जो सोच होता है, तो चाइना की वही स्थिति है। भारत को चाहता है किसी न किसी, पाकिस्तान से तो बहुआ देश है, चाइना लॉलीपॉप दिखाता है और पाकिस्तान उसके पीछे पीछे पिछलगू जैसे करता है और भारत के साथ भारत को डिस्टर्ब करना चाहता है, भारत की प्रगति पर व्यवधान उत्पन्न करना चाहता है। अबे बगल में एक छोटा सा राष्ट्र है नेपाल, कुछ आर्थिक पैकेज दे दिया कि भारत को डिस्टर्ब करो, टेंशनाइज करो, ताकि प्रोडक्टिविटी पर उसका प्रभाव पड़ेगा और हम आगे निकलते चले जाएंगे। तो ये सब कुछ ऐसे तथाकथित जो उंगली पर गिने चुने राष्ट्र, कुत्सित राष्ट्र होते हैं। वहां की सरकार की मानसिकता बेहद घटिया होती है, निकृष्ट होती है, ये अलग बात है। किंतु फिर भी यहाँ के टेक्नीशियंस का, यहाँ के एक्सपर्ट का, यहाँ के साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि अपने यहाँ की जो कुछ सरकारी तंत्र व्यवस्थाएं हैं, यदि उसमें ईमानदारी पूर्वक कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से
भारत चाइना से भी बहुत आगे निकल सकता है। हाँ, ये करप्शन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। शुरू भी हो गया है और बहुत हद तक कंट्रोल भी किया गया है, किंतु अभी भी बहुत व्याप्त है करप्शन। करप्शन क्या है? भ्रष्टाचार क्या है? यानी सरकारी पदों का सामान्य रूप से जाने उपयोग निजी कार्य के लिए किया जाना, मूल शब्द है, अर्थ है उसका। निजी शब्द कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। सार्वजनिक पद को अपने निजी स्वार्थ के वशीभूत इस प्रकार की गतिविधि को अंजाम दिया जाता है, जिसको हम लोग भ्रष्टाचार करते हैं। तो ऐसे विद्वानों का कहना है, एक्सपर्ट का कहना है, टेक्नीशियंस का कहना है, साइंटिस्टों का कहना है कि भारत बहुत आगे बढ़ सकता है चाइना या फिर और भी डेवलप कंट्री से। तो आवश्यकता इस बात क्या है, कुछ सिस्टम मैकेनिज्म में सुधार हो जाए तो भारत के लोगों में इस प्रकार की क्षमता है कि भारत बहुत आगे निकल जाएगा, दुनिया पीछे रह जाएगी। तो मेरा मानना है कि ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से लाभ तो होता है, जो कमजोर राष्ट्र है, डेवलपिंग कंट्री है, उस सबको यूनाइट होकर के जो डोमिनेटेड डेवलप्ड कंट्री है उससे स्ट्रगल कर करके उससे और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो इसके माध्यम से हम अंततः समझ पाते हैं, स्पष्ट कर पाए हैं कि ग्लोबलाइजेशन ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि ग्लोबलाइजेशन आज की मांग है, समय के अनुकूल है। कमोबेश यदि इसमें त्रुटियां हैं तो उस त्रुटियों को दूर करके हम इससे अधिक कोई भी राष्ट्र एडवांटेज प्राप्त कर सकता है। ओवरऑल ये समय के अनुसार से समय का तकाजा है और ग्लोबलाइजेशन का इस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है निष्कर्षतः। और यह आज के परिवेश की ये पुकार है, मांग है, इसलिए हम सबको इसमें रुचि रखनी चाहिए और इससे एडवांटेज अधिक से अधिक उठाना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। बीच में कोई बच्चा ने फोन कर दिया था, डिस्टर्ब कर दिया, खैर धन्यवाद।